Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bachcho, and welcome to Exam Dos. Welcome to the course on control systems. So we are live. We are back in the fourth session and the last session of the Bode plot. ठीक है? तो इस सेशन में यार बोडे प्लॉट को हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं, तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि किसी का भी ये सेशन छूट ना जाए। तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने बोडे प्लॉट को कल छोड़ा था। कल हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बोडे प्लॉट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ओपन लूप सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लोज लूप सिस्टम के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आ जाइए भाई फटाफट से, चलिए स्टार्ट करें भाई। अब देखो यार, सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन अगर आप क्लोज लूप में लेते हो तो ऐसा होता है ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अगर आप s की जगह j ओमेगा डालोगे मेरे बच्चों, s की जगह j ओमेगा डालोगे तो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 2j जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यों हो गया बेटा? एस स्क्वायर में जब आपने j ओमेगा डाला तो j का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप ये देखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा एन स्क्वायर, ये दोनों टर्म आपकी रियल हैं। ये दोनों टर्म क्या है? रियल हैं। और ये जो बीच वाली टर्म है दिस इज इमेजिनरी। तो आपने रियल टर्म्स को एक साथ लिख लिया, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2j जीटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा। फिर आपने क्या किया बेटा? ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर 2j जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन। अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के पहले लेक्चर में हमने ऐसे ही किया था। वहां मैंने ओमेगा बाय ओमेगा एन को बोला था नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला था? नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको यू नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था भाई? यू दिया गया था ओमेगा बाय ओमेगा एन को। और इसी के रेस्पेक्ट में मैंने आपको सारे ग्राफ समझाए थे, करेक्ट? तो अब देखो यार, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या आ गया? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? रियल का स्क्वायर एंड इमेजिनरी का स्क्वायर, ये बात क्लियर है? आप चाहो तो बेटा फेज भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो मेरे बच्चों फेज भी निकाल सकते हो। फेज कैसे निकालोगे? फेज आप निकालोगे tan इनवर्स, ठीक है, 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन डिवाइडेड बाय ये आ गया भाई, ठीक है, ये आ गया 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो भाई, यहां पे 3 रीजन होते हैं। अच्छा, माइनस और लगा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ये पूरी टर्म आपके डिनोमिनेटर में थी, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल तो मैंने किया, लेकिन माइनस लगा दिया ड्यू टू डिनोमिनेटर। अब यहां पे मेरे बच्चों 3 रीजन पे आप बात करते हो। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी वेयर ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा एन। एक होता है मिड फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन। और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा मच मच ग्रेटर देन ओमेगा एन। ओमेगा मच मच ग्रेटर देन ओमेगा एन। क्लियर है? 3 रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बारे में आप बात करोगे, मच लेस देन ओमेगा एन, इक्वल टू ओमेगा एन एंड मच मच ग्रेटर देन ओमेगा एन। बात क्लियर हो रही है भाई यहां तक? जल्दी से बताइए, ये बात सभी को यहां तक क्लियर है? तो वन बाय वन चलते हैं बेटा। सबसे पहले चलते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन में। लो फ्रीक्वेंसी रीजन माने ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा एन। मुझे इसके अंदर बात करनी है बच्चों किस बारे में? मैग्नीट्यूड के बारे में और फेज के बारे में। पहले बताओ ये चीज क्लियर है ना? ये जो मॉड और फेज निकाला है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत डिफिकल्ट चीज मैंने नहीं की अभी तक। यहां तक सब लोग मेरे साथ? फटाफट बोलो भाई, सभी लोग मेरे साथ क्विकली बोलिए। आई तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये है ना,
ये देखो, यही है ना। अब आप कह रहे हो कि ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा एन, तो आप यहां पे ये कह सकते हो ओमेगा बाय ओमेगा एन इज मच लेस देन 1। अगर आप ये कह सकते हो तो बेटा ये टर्म आप 1 के सामने इग्नोर भी कर सकते हो, 1 के सामने आप इग्नोर भी कर सकते हो, और ये भी बहुत छोटी होने के कारण आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये आ गया 1। तो अगर मैग्नीट्यूड आप डेसिबल में निकालोगे ओमेगा मच लेस देन ओमेगा एन पे 20 log 1 that is equal to 0 dB. 20 log 1 will come out to be 0 dB. 2 जीटा ओमेगा एन ओमेगा आएगा बेटा, ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड भी तो कर दिया आदित्य भाई, ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड भी तो कर दिया, तो एक ओमेगा एन कट गया और एक नीचे आ गया, ये ऊपर वाला आप नीचे भी तो लेके आए हो, तो आप ये वाला बना 1, ये बना ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर, ये बना 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन। ठीक है, हाँ जी, ये क्लियर हुआ। मैग्नीट्यूड आपका आ गया 0 dB। अब अगर आप फेज की बात करेंगे, एक सेकेंड यहां पे, अगर आप फेज की बात करेंगे ओमेगा मच लेस देन ओमेगा एन, तो फाई विल कम आउट टू बी 0, फाई आपका 0 आ जाएगा, फाई आपका 0 आ जाएगा, तो आपका मैग्नीट्यूड भी 0 आ गया बेटा और आपका फेज भी 0 आ गया। लेकिन बट इफ डीसी गेन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू के, यानी कि टी ऑफ एस है अगर के ओमेगा एन स्क्वायर, मान लो ऐसा लिया होता आपने, तब एट ओमेगा मच लेस देन ओमेगा एन मैग्नीट्यूड आपका आ जाता के और मैग्नीट्यूड इन डीबी आ जाता 20 log के। ठीक है, 20 log के। बात क्लियर हो गई। जैसे अभी आपका 0 dB आया ना, फिर 20 log के आ जाता। 0 dB क्यों आया है? आपने ओमेगा बहुत छोटा चुना है, बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पे जो गेन आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डीसी गेन। बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी पे जो गेन आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द डीसी गेन। तो अर्लियर आपका डीसी गेन 1 था, तो आपका मैग्नीट्यूड आया 1 जो कि डीबी में बन गया 0 डीबी। अब अगर आपने डीसी गेन को के कर दिया तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा के विच विल बिकम 20 log के। बोलिए भाई यहां तक क्लियर? बोलो भाई यहां तक सभी को क्लियर कि जो भी आपका डीसी गेन होगा लो फ्रीक्वेंसी पे उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा और उसी को हम डीबी में कन्वर्ट करने वाले हैं। बताएं भाई फटाफट से, फटाफट सभी लोग बोलें क्लियर। अब आ जाओ भाई मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में। मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में यहां पे आप क्या कहेंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन। बेसिकली इसको हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। सेकंड ऑर्डर वाले में ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा ओमेगा बाय ओमेगा एन आ जाएगा 1। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ये था ना, अब मेरे बच्चों जब ओमेगा बाय ओमेगा एन 1 हो गया आपका,
तो देखो ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 4 जीटा स्क्वायर के अनुसार ये आ गया 1/2 जीटा। कितना आ गया? 1/2 जीटा। फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दीजिए, कुछ विजुअलाइज करा दीजिए। बेटा बोडे प्लॉट ड्रॉ करने के लिए गेन निकाल रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रीजन में अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। विक्रम भाई आप कैसे बोडे प्लॉट बनाते हो? बोडे प्लॉट के लिए एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन करते हो ना, तो वही तो मैं भी कर रहा हूं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फेज कितना आ रहा है, ताकि मैं इसका बोडे प्लॉट ड्रॉ कर पाऊं। उसके बाद ही ना विजुअलाइज करोगे भाई। लो फ्रीक्वेंसी में ओमेगा इक्वल टू 0.1 पर पोल होगा तो मैग्नीट्यूड में लॉग ओमेगा का टर्म भी आएगा। अब ये लो फ्रीक्वेंसी में पोल कहां से आ गया ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे? हम तो इस फंक्शन को लेके चल रहे हैं ना बेटा, मैग्नीट्यूड सेकंड ऑर्डर का निकाला हुआ है। अब आप कहां वापस पोल जीरो में चले गए? ये ट्रांसफर फंक्शन है ना मेरे पास, मैं ओपन लूप वाला थोड़ी ना कर रहा हूं, मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहां से कहां जा रहे हो? अजीबोगरीब आंसर पूछ रहे हो। सेकंड ऑर्डर का मुझे बोडे प्लॉट बनाना है, मैग्नीट्यूड बनाना है, फेज बनाना है, तो मैं मैग्नीट्यूड और फेज अलग अलग फ्रीक्वेंसी रीजन में अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं ताकि ग्राफ प्लॉट कर पाऊं। और विक्रम भाई जब ग्राफ प्लॉट होगा तभी तो विजुअलाइज करोगे, बिना ग्राफ के कैसे विजुअलाइज कर लोगे बताओ? जहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती वहां भी तुम लोग लगा लिया करो। अब देखो मैग्नीट्यूड डीबी में क्या होगा? 20 log 1/2 जीटा। और देखो अगर ये सोचोगे ना कि मशीन की तरह कंट्रोल में भी हर छोटी बड़ी चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते चलेंगे, तो स्ट्रैटेजी गलत हो जाएगी बेटा। जो आपके नॉन कोर सब्जेक्ट्स है ना, नॉन कोर सब्जेक्ट्स में मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा होता है और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा कम होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, आपका ज्यादातर मैथमेटिकल पोर्शन होता है। वहीं कोर सब्जेक्ट में हर चीज का हमें फिजिकली सोचना पड़ता है, कैसे चीजें काम कर रही हैं, वाई, क्योंकि वो चीजें हमारे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। समझ रहे हो? कंट्रोल में कितना भी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेंगे, बट दैट विल नॉट मेक अस गुड एट दिस सब्जेक्ट, दैट विल नॉट मेक अस क्लियर द एग्जाम। कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। और ये बोडे प्लॉट वगैरह क्या है ना, ये सारे आपके मैथमेटिकल टूल्स हैं। क्योंकि जैसे बोडे प्लॉट है, बोडे प्लॉट आपका ना एनालॉग के अंदर भी काम आता है। जब आप फिल्टर बनाते हो तो फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है ना, दैट इज इटसेल्फ अ बोडे प्लॉट। जो आप बना देते हो ना, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, ये सारी चीजें क्या है, ये सबका सब बोडे प्लॉट है। तो बोडे प्लॉट का एप्लीकेशन बहुत है। ठीक है, बट बोडे प्लॉट अभी तो हम बनाना सीख रहे हैं ना, कैसे बनाना है। अगर हमें ये टूल समझ आ गए, जैसे बोडे प्लॉट है, नाइक्विस्ट प्लॉट है, पोलर प्लॉट है, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ये सब हमारे पास टूल्स हैं सिस्टम के एनालिसिस के लिए। अब जब भी आप कोई फिजिकल सिस्टम डिजाइन करते हो, यू कैन अप्लाई दीज टूल्स ऑन दैट सिस्टम एंड यू कैन फाइंड द रिजल्ट, है ना। अब जैसे आपको सर डिफरेंशियल इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा दो, तो इन मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब यही टॉपिक आपके अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ता है तब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है कि नहीं है? तो ऐसे ही कंट्रोल में जो भी आप टूल्स पढ़ रहे हो, जब आप इनको प्रैक्टिकल सिस्टम्स पे लगाओगे तभी तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बनेगा। आ जाओ, अब देखो भाई इसका मैग्नीट्यूड डीबी में कितना हो जाएगा, -20 log 2 जीटा। ठीक है, अब अगर फेज की बात करें, फेज हमने लिखा था -tan इनवर्स 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर। अब जब बेटा ओमेगा को ओमेगा एन डालोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप ओमेगा को ओमेगा एन डालोगे तो डिनोमिनेटर 0, tan इनवर्स में बन जाएगा इंफिनिटी। फिर से सुनिएगा, ओमेगा और ओमेगा एन अगर बराबर हैं तो डिनोमिनेटर में 0, tan इनवर्स में आ गया इंफिनिटी, दिस विल गिव अस -90 डिग्री, दिस विल गिव अस -90 डिग्री। बात क्लियर हो गई? तो ये फेज आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही अगर डीसी गेन आपका के होता, अगर मेरे बच्चों आपका डीसी गेन यहां पे के होता, तो मैग्नीट्यूड जो डीबी में आपका आया ना वो आता, के से मल्टीप्लाई हो जाता ना, 1/2 जीटा नहीं आता, के न्यूमरेटर में रहता। समझ रहे हो ना, जैसे पहले था यहां पे के आपका न्यूमरेटर में था, ऐसे यहां पे भी के न्यूमरेटर में रहता।
ये हुआ। और फेज तो आपका -90 ही चलता, क्योंकि डीसी गेन से फेज में कभी कोई चेंज नहीं आता। ये तो मैंने आपको कल बताया भी था ना, डीसी गेन लगाने से आपका फेज में कभी भी कोई चेंज नहीं आता। अब आप ये देखिएगा, ये जो आपका मैग्नीट्यूड आया -20 log 2 जीटा, यहां पे अगर जीटा लेस देन हाफ हो गया, अगर जीटा लेस देन हाफ हो गया मेरे बच्चों, तो ये वैल्यू आपकी लॉग के अंदर 1 से छोटी आ जाएगी। लॉग के अंदर जब भी आप 1 से छोटी वैल्यू डालते हो, लॉग नेगेटिव देता है, तो आपका यहां पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा। जीटा को हाफ डालोगे, लॉग के अंदर 1 आएगा। लॉग ऑफ 1 कितना होता है बेटा? 0 dB। जीटा को हाफ से बड़ा डालोगे, जीटा को अगर हाफ से बड़ा डालोगे, तो लॉग के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगा, तो मैग्नीट्यूड लेस देन 0 dB। ऐसा ही तो ओपन लूप में भी आ रहा था कल, याद नहीं है? जीटा के 3 ग्राफ बनाए थे, जीटा लेस देन हाफ, जीटा इक्वल टू हाफ, जीटा ग्रेटर देन हाफ। तो यही सेम रिजल्ट हमारे जो है ना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आए थे। ठीक है, यही सेम रिजल्ट्स हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर भी डिराइव हुए थे। अब लास्ट केस पे आ जाइए इसके, ओमेगा मच मच ग्रेटर देन ओमेगा एन, या फिर ये कह दीजिए ओमेगा बाय ओमेगा एन इज मच मच ग्रेटर देन 1। पहले मुझे बताओ, मिड फ्रीक्वेंसी वाला क्लियर है आपको? मिड फ्रीक्वेंसी वाला क्लियर है भाई? अब देखो मैग्नीट्यूड के बारे में अगर चर्चा करें, अब ओमेगा बाय ओमेगा एन बहुत बड़ा है ना 1 से, तो अगर ये 1 से बहुत बड़ा है बेटा, तो आप 1 को नीचे में इग्नोर कर दो। ये हुआ स्क्वायर, अब बेटा ये देखो, ये ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां पे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर है। तो आप जो है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सेकेंड टर्म भी बहुत छोटी रह जाएगी इसके मुकाबले, ये सेकेंड टर्म भी बहुत छोटी रह जाएगी। ये आ गया, समझे? यहां पे देखो ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहां सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर है। तो मैं ये कह रहा हूं ये टर्म जो है फर्स्ट वाली टर्म के मुकाबले काफी छोटी रह जाएगी। अब आप क्या करते हैं भाई, अब आप इसका मैग्नीट्यूड डीबी में निकाल देते हैं। तो आप करते हैं मैग्नीट्यूड इन डीबी 20 log ऑन अ बेस ऑफ 10, ये ओमेगा एन स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा स्क्वायर की वजह से 40 log ओमेगा। तो यहां से क्या मिल गया बेटा? यहां से एक लाइन मिल गई, लाइन ऑफ स्लोप 40 dB पर डेकेड, लाइन जिसका स्लोप है 40 dB पर डेकेड। बात क्लियर हो गई? तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर फेज की बात करते भाई, ओमेगा बाय ओमेगा एन इज मच मच ग्रेटर देन 1,
ये हो गया 2 जीटा ठीक है, ओमेगा बाय ओमेगा एन कट गया। अब ये जो एंगल आता है ना, -180 डिग्री आ जाता है। सर ये -180 डिग्री कैसे आया, है ना, सेकंड एंड थर्ड स्टेप में डिनोमिनेटर में। अच्छा यहां पे, बाकी जगह तो सही है। अच्छा ये भी, हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये -180 कैसे आया। -180 ना बेटा ऐसे आया, जब आपका ओमेगा बहुत ही बड़ा हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ओमेगा बहुत ही बड़ा हो गया तो ये ओमेगा एन स्क्वायर भी चला जाएगा, ये जे वाला टर्म भी चला जाएगा, यहां बस एक माइनस का ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। माइनस साइन आने की वजह से इट विल बिकम -180 डिग्री। ये माइनस साइन आने की वजह से ना इट विल बिकम -180। आप +180 भी कह सकते हो, बट फिर से समझिएगा, ये ओमेगा अगर मच मच ग्रेटर देन ओमेगा एन हो गया तो ये ओमेगा एन स्क्वायर घटा दो, भगा दो यहां से, ये 2j जीटा वाला भगा दो, तो एक रियल टर्म बची विद अ माइनस साइन। जब भी रियल टर्म विद अ माइनस साइन आती है द एंगल इज बेसिकली -180 डिग्री। बात क्लियर हो गई भाई, एंगल इज -180 डिग्री। अब आप यहां पे भी कहिए सर डीसी गेन वाला करा दो, है ना, डीसी गेन अगर होगा, अगर डीसी गेन के होता है ना बेटा तो 20 log k का टर्म जुड़ जाता है और कुछ नहीं है। जब भी आप डीसी गेन मल्टीप्लाई करते हो, मैंने कल लिखवाया भी था कि क्या होता है, डेसिबल में आपका जो बोडे प्लॉट होता है उसमें 20 log के अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन के 1 से बड़ा है या छोटा है। याद आया, मैंने कल बताया था ना, अगर डीसी गेन के का मल्टीप्लाई करते हो ये हो जाएगा बस। फेस पे तो कोई असर नहीं आता है, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यही चीज लिखवाई थी ना। हाँ जी, फेज की अगर बात करें तो फेज तो हमारा ये आ ही रहा है, फेज तो हमारा ये आ ही रहा है। अब इसके अंदर भी अलग अलग रीजन आ रहे हैं ना, जैसे लो फ्रीक्वेंसी रीजन अगर आ रहा है, ओमेगा मच मच लेस देन ओमेगा एन, तो आपका फेज कितना आ रहा है, फेज इज कमिंग आउट टू बी 0 डिग्री। मिड फ्रीक्वेंसी रीजन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, phase is -90, and high frequency region omega much greater than omega n, phase is -180। तो फेज जो है ना 0 से लेके -180 तक जा रहा है, मिड फ्रीक्वेंसी में -90 आया। 180 कैसे आया ये बता दूं, देखो दिव्या, अगर ओमेगा इज मच ग्रेटर देन ओमेगा एन तो आप इस 1 को इग्नोर कर दो बेटा, 1 को इग्नोर कर दिए और ये इमेजिनरी पार्ट भी ना के बराबर हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस टर्म, एज कंपेयर टू द रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट विल बी नेग्लिजिबल इफ ओमेगा इज मच ग्रेटर देन ओमेगा एन। क्यों आया, क्योंकि ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर आया और यहां पे सिर्फ ओमेगा बाय ओमेगा एन है, तो यहां पे क्या बच गया, 1 बाय नेगेटिव ऑफ समथिंग। जब भी एक नेगेटिव रियल नंबर आपके पास होता है ना तो आप उसका एंगल 180 लिखते हो, जैसे -2 है तो आप लिखोगे 2 एंगल 180, -10 है तो 10 एंगल 180, तो यहां नेगेटिव रियल नंबर बच रहा है, दैट मींस द फेज इज -180। हाँ बेटा 180 भी लिख सकते हो सोनू, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी ना बेटा, 0 से -90 जा रहे थे फिर अचानक से +180 चले गए तो ग्राफ हमारा थोड़ा अटपटा सा हो जाएगा, इसीलिए -180 लिख रहे हैं कि हम 0 से -180 तक जा रहे हैं। और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर 2 पोल हैं, हर पोल -90 का अगर योगदान देगा तो आपको 2 पोल कितना योगदान देंगे, -180 का, इसीलिए -180 मेक्स मोर सेंस एज कंपेयर टू +180। tan के अंदर माइनस ओमेगा, अच्छा यहां पे ठीक है, क्लियर है भाई, ये बात क्लियर हो गई भाई। चल अब प्लॉट्स पे आते हैं बच्चों, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए आइए,
सबसे पहले मैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चों? मैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात कर रहा हूं। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में देखो दो तीन केसेस बन जाते हैं। कैसे सर, ये केसेस कैसे बने? लो फ्रीक्वेंसी रीजन में देखो, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में कांस्टेंट आया था 20 लॉग के, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी रीजन में कांस्टेंट आया था 20 लॉग के, आ रहा है 20 लॉग के का फ्लैट आ रहा है। देखो तीनों जगह 20 लॉग के का आपका फ्लैट आ रहा है। अब मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में अगर आप बात करें, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में बेटा आया था 20 लॉग के माइनस 20 लॉग 2 जीटा। कितना आया था? 20 लॉग के माइनस 20 लॉग 2 जीटा, ये आया था। अब अगर जीटा ग्रेटर देन हाफ था तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ रही थी? ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, यानी 20 लॉग के ऊपर चला जाएगा। अगर जीटा आपका ग्रेटर देन हाफ था, एक सेकेंड, जीटा अगर आपका, हाँ जीटा अगर आपका पहले देखो लेस देन हाफ था तो ये वाली जो वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव आ रही थी। ये वाली जो वैल्यू आ रही थी आपकी पॉजिटिव आ रही थी, यानी 20 लॉग के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। देखो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे समझ लो। तो अगर आपका जीटा लेस देन हाफ है तो ये ब्रैकेट वाली टर्म पॉजिटिव है। ब्रैकेट वाली टर्म पॉजिटिव होने का मतलब 20 लॉग के ऊपर जाएंगे, करेक्ट। अगर जीटा इक्वल टू हाफ है तो आप 20 लॉग के पे ही रहोगे क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और जीटा ग्रेटर देन हाफ है तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू नेगेटिव आती है, जिसका मतलब है आप 20 लॉग के नीचे जाएंगे। समझे? तीन पॉसिबिलिटी बन रही है ना। जीटा लेस देन हाफ पे ये ब्रैकेट वाली वैल्यू पॉजिटिव, 20 लॉग के ऊपर निकल गए। जीटा इक्वल टू हाफ पे ब्रैकेट वाली वैल्यू 0, 20 लॉग के पे रह गए। जीटा ग्रेटर देन हाफ पे ब्रैकेट वाली वैल्यू नेगेटिव, आप 20 लॉग के नीचे आ गए, ठीक है। ये देखिए आप 20 लॉग के ऊपर चले गए, ठीक है। और कितना ऊपर गए? ये आप बेटा कितना ऊपर जाओगे? 20 लॉग 2 जीटा, ठीक है। यहां पे आप 20 लॉग के पे ही रहे और यहां पे आप नीचे आ गए, तो ये है जीटा लेस देन हाफ, ये जीटा इक्वल टू हाफ, और ये जीटा ग्रेटर देन हाफ। और फिर क्या हुआ बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में आपको एक -40 dB की लाइन मिल गई। कितने की लाइन मिल गई? -40 dB की लाइन मिल गई। तो अगर आप ओमेगा एन पे वैल्यू निकालोगे ना, ओमेगा एन पे 20 लॉग के का ही वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? आप ओमेगा को ओमेगा एन डाल के देखो, 20 लॉग के ही आएगा, है ना। यहां पे आप चाहे तो चेक कर सकते हो बेटा, ओमेगा को अगर ओमेगा एन डालोगे, ओमेगा को अगर ओमेगा एन डालोगे, ये वैल्यू हो गई 1, लॉग के अंदर 1 आने से हो गया 0। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, मैग्नीट्यूड इन डीबी इज 20 लॉग के। उसके आगे -40 dB की लाइन है, देखो ये -40 dB की लाइन हो गई, -40 dB की लाइन हो गई, ये भी -40 dB की आपकी लाइन आ गई। समझे क्या भाई? बस ये है कि आपका देखो, जब आपका जीटा लेस देन हाफ था तो आपका एक स्पाइक बना था। जीटा लेस देन हाफ पे आपका एक स्पाइक बना था बेटा। जीटा ग्रेटर देन हाफ पे थोड़ा सा ग्राफ नीचे आ गया है, और जीटा इक्वल टू हाफ पे इट रिमेन्ड कांस्टेंट। क्लियर हुआ? जीटा इक्वल टू हाफ पे 20 लॉग के पे ही रहा अराउंड ओमेगा एन। तो यहां हमने मिड फ्रीक्वेंसी रीजन ना इसको दिखा रखा है बेसिकली, थोड़ा सा ओमेगा एन से पहले से, थोड़ा सा ओमेगा एन के पहले से ओमेगा एन के थोड़ा बाद तक, इसको हमने मिड फ्रीक्वेंसी रीजन बोला हुआ है। यहां पे भी देखो, ये रीजन जो है ना, ये मिड फ्रीक्वेंसी है जो कि ओमेगा एन के अराउंड है। क्लियर हो गई बात? इसके आगे हाई फ्रीक्वेंसी रीजन है, तो ओमेगा एन पे मैग्नीट्यूड गिरता है अगर जीटा ग्रेटर देन हाफ होता है, लेस देन हाफ होता है तो मैग्नीट्यूड में एक जंप आता है, इक्वल टू हाफ होता है तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स द कांस्टेंट। तो ये सारा का सारा खेल किसका है बेटा? ये सारा का सारा खेल है मिड फ्रीक्वेंसी रीजन का। चमक गया अच्छे से? बताइए,
ये बात क्लियर हुई सभी को? एक बार कंफर्म करो भाई कि सर अंडर डैम्ड का ग्राफ क्लियर है। यहां पे 3 पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, यहां पे 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। जीटा इक्वल टू हाफ पे कोई स्पाइक नहीं है, जीटा ग्रेटर देन हाफ पे एक ड्रॉप है। ठीक है, जीटा ग्रेटर देन हाफ पे एक ड्रॉप। अब क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम पे आ जाओ बेटा। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम में आपका जीटा होता है 1। जीटा कितना होता है आपका? 1। थोड़ा सा यहां पे करेक्शन करना पड़ेगा। वन प्लस ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर पावर 4 और माइनस, हाँ तो ये 2 ओमेगा बाय ओमेगा एन हो जाएगा। जीटा को 1 डाल दिया, ये कैसे आ गया मैग्नीट्यूड बेटा? अगर जीटा को 1 डाल दोगे ये बनेगा मैग्नीट्यूड। कितना बनेगा? यहां पे मैं मैग्नीट्यूड भी लिख दूं। अब देखो यार, जब आप जीटा को 1 डालोगे ना, जब मेरे बच्चों आप जीटा को 1 डालोगे तो जीटा को 1 डालने से ये बनेगा 4 ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर। और ये a माइनस बी का स्क्वायर खोल लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab वाली टर्म पे ध्यान दो, कितना आएगा? माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर। और ये बन रहा है 4 ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर। तो -2 + 4 कितना आ जाएगा? -2 + 4 आ जाएगा आपके पास +2। -2 + 4 कितना आ जाएगा आपके पास? +2 आ जाएगा। अब यहां पे आप क्या कह सकते हैं? दैट दिस इज एक्चुअली बिकमिंग a + b होल स्क्वायर। ये एक्चुअली क्या बन गया है ना आपके लिए? a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और a + b के स्क्वायर को रूट के बाहर निकालोगे तो इट विल बिकम a + b। ये देखो ना, नीचे बन गया a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, जिसका मतलब है a + b का होल स्क्वायर। a + b के स्क्वायर को रूट के बाहर निकालोगे इट विल बिकम a + b। फर्स्ट ग्राफ में इंक्रीजिंग वाला स्टेप क्लियर नहीं हुआ। देखो बेटा, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में ये वैल्यूज आई थी। ठीक है, आपने बोला था जीटा लेस देन हाफ होगा अगर उदय, तो ये जो टर्म आ रही है -20 log 2 जीटा, ये 0 से बड़ी आएगी। यानी 20 log k में कुछ ऐड हो जाएगा, ये ब्रैकेट वाली टर्म 0 से बड़ी आएगी। तो 20 log k में आप कुछ ऐड कर दोगे तो 20 log k के आप ऊपर निकल जाओगे। 20 log k के आप ऊपर निकल जाओगे। तो यही तो मैंने दिखाया, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में आप 20 log k के ऊपर निकल गए। बस यही बताया। अगर जीटा हाफ होता तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू 0 आती, तो आप 20 log k पे ही रहते। जीटा ग्रेटर देन हाफ होता तो ये वैल्यू नेगेटिव आती, आप 20 log k से नीचे चले जाते। तो यही तो आपने दिखाया बेटा। जीटा इक्वल टू हाफ पे रहा तो आप कांस्टेंट पे रहे, जीटा ग्रेटर देन हाफ रहा तो आप नीचे आए, जीटा लेस देन हाफ था तो आप स्पाइक कर गए। क्लियर हुआ? अब 1 + ओमेगा बाय ओमेगा एन आ गया। ये क्या हो गया भाई? ये एक फर्स्ट ऑर्डर टर्म हो गई जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन। ये सिर्फ क्या बन गया? ये एक फर्स्ट ऑर्डर टर्म बन गया। तो अगर आप ये देखिएगा, डीसी गेन अगर आपके पास के होगा, सेकंड 1 + ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 + ओमेगा बाय ओमेगा एन। अगर डीसी गेन के होगा तो मैग्नीट्यूड ये बनेगा, हाँ ये यहां पे स्क्वायर रह गया, एक स्क्वायर आएगा। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर था। तो अगर डीसी गेन k होगा तो ये आ जाएगा।
इंक्रीज होके डिक्रीज कैसे होगा? डिक्रीज बेटा ऐसे होगा, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन का भी तो इक्वेशन देखो। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में आपको ओमेगा एन पे क्या मिलना चाहिए बताओ? हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में ओमेगा एन पे मिलना चाहिए 20 लॉग के। तो राजू भाई वापस 20 लॉग के पे आना पड़ेगा ना, वापस 20 लॉग के पे आना पड़ेगा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए। समझे क्या? ओमेगा एन पे वैल्यू बढ़ गई थी, वो ओमेगा एन की एग्जैक्ट वैल्यू थी। जब आपने ओमेगा एन डाला था तो आपने बोला ओमेगा एन पे वैल्यू ज्यादा मिलेगी, बट हाई फ्रीक्वेंसी भी 20 लॉग के से स्टार्ट होगा, लो फ्रीक्वेंसी भी 20 लॉग के पे था, बीच में वैल्यू ज्यादा मिलेगी, तो आपने ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज दिखा दिया। ये जो वैल्यू आई है ना, ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन पे आई है। देखो एग्जैक्ट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन पे वैल्यू ज्यादा मिल रही है, ठीक है, लेकिन उसके लेफ्ट में कितना मिल रहा है? 20 लॉग के। उसके राइट में भी ओमेगा एन पे अगर आप देखोगे 20 लॉग के, तो आपको बीच की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? ग्राफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि बीच में वैल्यू एकदम से ज्यादा मिली, दोनों तरफ वैल्यू 20 लॉग के थी। हाँ भाई, अब ये आ गया 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर। आप यहां पे देखिएगा, यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, ओमेगा लेस देन ओमेगा एन, ये मैग्नीट्यूड आ गया 1, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा एन, 1 को 0 dB भी लिख सकते हो, ठीक है। ओमेगा लेस देन ओमेगा एन, मैग्नीट्यूड आ गया, सॉरी ओमेगा ग्रेटर 1 अपॉन तो मैग्नीट्यूड को अगर डीबी में लोगे ना, -40 लॉग ओमेगा। अगर डीसी गेन के है बेटा, तो लेस देन ओमेगा एन पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0 dB की जगह 20 लॉग के, और ग्रेटर देन 0 dB पे, सॉरी ग्रेटर देन ओमेगा एन पे, आपको ये पता है ना, आप 20 लॉग के ऐड कर देते हो। तो बात बस यहां पे ये समझने वाली है कि ओमेगा एन के बाद, ओमेगा एन के बाद सीधे आपको एक -40 dB की लाइन मिलेगी, आपको -40 dB पर डेकेड की लाइन मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो क्रिटिकली डैम्ड के अंदर क्या होता है? क्रिटिकली डैम्ड का मतलब होता है दो पोल हैं और दोनों के दोनों आपके कोइंसाइडिंग है, दो पोल हैं और दोनों के दोनों एक ही लोकेशन पे हैं। क्रिटिकली डैम्ड का मतलब है टू पोल्स एट एग्जैक्ट सेम लोकेशन। S इक्वल टू माइनस ओमेगा एन और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, ठीक है। तो टू पोल्स कॉन्ट्रीब्यूट अ स्लोप ऑफ, अगर आपके पास एक सेकंड ऑर्डर पोल आ गया, सेकंड ऑर्डर पोल कितना स्लोप देता है बेटा? -40 dB पर डेकेड। एक पोल -20 का देता है ना, तो जब एक ही लोकेशन पे आपके पास दो पोल आ रहे हैं तो वो कितना स्लोप दे देंगे? -40 का। सिंपल सी बात सोच के देखो, क्रिटिकली डैम्ड के अंदर यही तो होगा, दो पोल आएंगे और दोनों मिलके आपको -40 dB का स्लोप दे देंगे, ठीक है, -40 dB का आपको स्लोप दे देंगे। अब ओवर डैम्ड, ओवर डैम्ड में आपके पास क्या होता है बेटा? ओवर डैम्ड में आपके पास दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाती हैं अलग अलग, तो दो फर्स्ट ऑर्डर पोल आ जाते हैं। आप ये यहां पे कह रहे हैं कि मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो पहले 20 लॉग के चलेगा, यहां पे एक पोल आया तो -20 का स्लोप, यहां पे भी एक पोल आया -20 का स्लोप, तो आ गया -40। कितना आ गया? -40। तो देखो यार, सेकंड ऑर्डर ओवर डैम्ड बड़ा इजी है। ओवर डैम्ड के अंदर दो पोल हैं अलग अलग लोकेशन पे, दोनों -20 का स्लोप देंगे, तो पहले फ्लैट आएगा, फिर -20 और फिर -40। क्रिटिकली डैम्ड में एक ही लोकेशन पे दोनों पोल आ गए थे, तो सीधे कितना स्लोप आ गया था? 0 के बाद -40 आ गया था। पहले फ्लैट चल रहा था, यानी 0 स्लोप की लाइन चल रही थी, फिर एक ही लोकेशन पे दो पोल आ जाने से एकदम से आपकी लाइन जो हो गई, that became -40, that became -40। बात क्लियर है?
अब आ जाओ बेटा अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर, किसके अंदर? अनडैम्प्ड सिस्टम के अंदर। अनडैम्प्ड सिस्टम में क्या होता है, जीटा जीरो हो जाता है। जीटा जीरो हो जाने से क्या होता है, आपका जो इक्वेशन बनता है ना वो 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का स्क्वायर आ जाता है। ये कैसे आया? देखो मैग्नीट्यूड ये था ना, जीटा को जीरो डालते ही बेटा सेकेंड टर्म जीरो हो गई। जीटा को जीरो डालते ही सेकेंड टर्म जीरो हो गई, और ये स्क्वायर और रूट कट गया, तो यहां पे क्या आ गया, 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब अगर आप ओमेगा पे ओमेगा एन डालोगे तो मैग्नीट्यूड आएगा इन्फिनिटी। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर भी कराया था, याद है? फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर भी देखा था कि ओमेगा एन डालने पे आपका मैग्नीट्यूड क्या आ गया था, इन्फिनिटी आ गया था। याद है ना, मैंने बोला था जो ग्राफ आपका ऐसे इन्फिनिटी को जाएगा वो किसका ग्राफ होगा, अनडैम्प्ड सिस्टम का। याद आ रहा है भाई, अनडैम्प्ड सिस्टम का। तो देखो समरी क्या है, ओवरऑल ये आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर ओमेगा एन के अराउंड वेरिएशन आता है, इंक्रीज आता है, डिक्रीज आता है, तो अंडर डैम्प्ड है। अगर एक ही स्लोप आए -40 dB पर डेकेड, क्रिटिकली डैम्प्ड है। अगर दो स्लोप आए -20 एंड देन -40, ओवर डैम्प्ड है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक बीच में इंफिनिटी चली जाए तो वो अनडैम्प्ड है। कैरेक्टरिस्टिक आपकी बीच में इंफिनिटी चली जाए तो वो अनडैम्प्ड है। हो गया भाई विक्रम भाई, विजुअलाइज। अंडर डैम में ओमेगा एन के अराउंड हलचल होती है, या तो स्पाइक आता है या तो डिप आता है। और क्रिटिकली डैम्ड में एक ही लोकेशन पे दो पोल थे, सीधे स्लोप आया था -40। ओवर डैम्ड में दो अलग अलग लोकेशन पे पोल थे, एक स्लोप -20 आया, एक -40 आया। और अनडैम्ड के अंदर तो बीच में इंफिनिटी चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ देख के नेचर ऑफ द सिस्टम बता सकते हो। क्लियर हुई क्या मेरी बात? बोलिए भाई, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? फटाफट बोल दो यार, इतना क्या शर्माना। समझ आ जाए तो बता देना चाहिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक, चलो फिर आगे चला जाए। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं विच इज कॉल्ड एज द मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। हाँ, एंगल -180 का होगा, सही बात है सोनू भाई। स्लोप -40 और एंगल -180। हाँ जी, अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मुड़ते हैं, मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। मिनिमम फेज का बच्चों मतलब होता है कि सभी पोल्स और जीरोस आपके कहां पे लाई करें, लेफ्ट हाफ प्लेन में। अगर आपके सभी पोल और जीरो लेफ्ट हाफ में लाई करते हैं देन इट इज सेड टू बी मिनिमम फेज। जैसे यहां पे आप ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे 1 + ST1 / 1 + STA 1 + STB, तो आपका जीरो कहां पे है बेटा, जीरो आपका कहां पे लाई कर रहा है, -1/T1। पोल कहां कहां पे लाई कर रहे हैं, -1/TA और -1/TB। तो ये क्या हो गए आपके सारे लेफ्ट हाफ में, तब इसको बोलते हैं मिनिमम फेज। क्वेश्चन ये है क्यों? ठीक है यार, चलो डेफिनेशन याद कर लेंगे, बट वाई डू वी कॉल इट मिनिमम फेज, समझते हैं। एस की जगह j ओमेगा डालिएगा, आपने डाल दिया। ठीक है, अब यहां पे आपका एंगल जो बनेगा वो मैंने लिख दिया, और मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड भी देख लो भाई, क्या बनेगा, k √1 + ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 + ओमेगा स्क्वायर TA स्क्वायर। ये हुआ। अब यहां पे जो एंगल आएगा बेटा, दैट इज द न्यूमरेटर एंगल माइनस द डिनोमिनेटर एंगल। यही तो होता है, न्यूमरेटर का एंगल या जीरोस का एंगल पॉजिटिव में आता है, डिनोमिनेटर का नेगेटिव में। तो यहां पे आपके पास एक जीरो और दो पोल हैं लेफ्ट हाफ में। अगर आप ओमेगा को जीरो डालोगे बेटा तो ये जीरो आएगा फेज, ये तीनों एंगल जीरो आ जाएंगे, इट विल बी जीरो। ओमेगा को इंफिनिटी डालोगे 90, ये वाला -90,
ये फिर से -90, रिजल्टेंट कितना आया -90। यानी इस सिस्टम का जो एंगल है ना बेटा, फेज का जो वेरिएशन है, अगर आप देखोगे तो ये जा रहा है 0 से -90। तो हम ये कहते हैं यहां पे फेज का वेरिएशन यानी कि चेंज ऑफ फेज आपका मिनिमम आ रहा है, जिस कारण से दिस इज बेसिकली योर मिनिमम फेज सिस्टम। यहां वेरिएशन ऑफ फेज आपका मिनिमम आता है। बात क्लियर हो गई? वेरिएशन ऑफ फेज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी इज मिनिमम, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी द मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन। इतनी बात चमक गई। अब नॉन मिनिमम फेज किसे कहते हैं बेटा? जिसमें एटलीस्ट एक पोल या जीरो राइट हाफ में चला जाए, एटलीस्ट एक पोल या जीरो राइट हाफ में चला जाए। हम कहते हैं हमारी प्रेफरेंस ये है कि जीरो राइट हाफ में जाए, क्योंकि अगर पोल राइट हाफ में चला गया तो सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। अगर किसी को राइट हाफ में जाना ही है, मान लो मुझे नॉन मिनिमम फेज बनाना है और किसी को राइट हाफ में जाना ही जाना है, तो बेहतर है मेरा जीरो चला जाए। अगर जीरो राइट हाफ में चला गया तो कम से कम सिस्टम की स्टेबिलिटी तो नहीं बिगड़ेगी, बट अगर पोल राइट हाफ में जाकर के कूद गया तो मेरे सिस्टम की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं देखो जीरो को राइट हाफ में डाला। अब यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा। अगर आप गौर करें, मैग्नीट्यूड तो पहले के बराबर ही आ रहा है, ठीक है? मैग्नीट्यूड इज कमिंग जस्ट लाइक प्रीवियस वन। लेकिन आपका फेज अलग आ रहा है ना भाई, आपका बच्चों फेज अलग आ रहा है। फेज क्या आ रहा है आपका? अब की बार न्यूमरेटर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे एक माइनस साइन लग गया बेटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो -tan इनवर्स आ गया आपका, और बाकी डिनोमिनेटर का तो एज इट इज है। अब जब आप जीरो डालोगे तो एंगल जीरो ही आएगा, लेकिन जब आप इंफिनिटी डालोगे तो ये भी -90, ये भी -90 और ये भी -90, तो ये क्या हो गया -270। नहीं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे लिया, आभास आप कितने भी पोल या जीरो ले सकते हो। मिनिमम फेज की बेसिक परिभाषा बस ये कहती है कि जितने भी पोल्स लो, जितने भी जीरोस लो, सब के सब लेफ्ट हाफ में होंगे, देन इट विल बी अ मिनिमम फेज सिस्टम। और अगर कोई भी एक आध एटलीस्ट एक पोल या जीरो राइट हाफ में चला गया तो नॉन मिनिमम फेज हो जाता है। एटलीस्ट एक से अधिक जाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा भी जा सकते हैं। तो अब हम इसको नॉन मिनिमम फेज क्यों कह रहे हैं बच्चों? अगर आप यहां पे वेरिएशन देखोगे तो यहां पे आपका वेरिएशन जो है 0 से -270 तक जा रहा है, पहले जा रहा था 0 से 90 तक। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना आपके फेज का वेरिएशन मिनिमम है, बताइए। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके फेज का वेरिएशन मिनिमम है, करेक्ट? तो अगर फेज का वेरिएशन मिनिमम नहीं होगा देन इट विल बी नॉन मिनिमम फेज। समझ गए भाई? तो नॉन मिनिमम फेज कौन है? जिसमें पोल या जीरो राइट हाफ में चला जाए, उससे मैग्नीट्यूड पे असर नहीं आता लेकिन एंगल पे असर आ जाता है। मैग्नीट्यूड पे असर नहीं आता, एंगल पे असर आ जाता है। बेटा ये फेज का ग्राफ है, सिग्नल कहां से बना दिए वेद व्यास इसको? ये फेज का ग्राफ है, टीजे ओमेगा का एंगल है। तुम भाई इसको सिग्नल की तरह ट्रीट करके इसकी एनर्जी निकाल रहे हो। पहली बार सुन रहा हूं कि ट्रांसफर फंक्शन के एंगल से एनर्जी भी निकाली जा सकती है। तुम कहां पहुंच गए हो भाई? एनर्जी के लिए आप टाइम डोमेन का सिग्नल लेते हो ना, और ये तो ना टाइम डोमेन ना फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के बाद फेज है। tan इनवर्स एक बार और बता दीजिए बेटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल माइनस इमेजिनरी है, तो tan इनवर्स में आपका माइनस साइन लेके लेना पड़ेगा, और बाकी डिनोमिनेटर वाले तो नेगेटिव ही आते हैं। ये तो यूलर्स थ्योरम कहती है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो उनके एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो न्यूमरेटर का एंगल माइनस आपके डिनोमिनेटर का एंगल। नहीं तो आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो बेटा, तब भी कोई बात नहीं। ये न्यूमरेटर का एंगल माइनस आपके डिनोमिनेटर का एंगल, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे हमेशा उनका एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। तो इतना ही है। अगर जीरो डालोगे 0 0 0 0 आ गया, इंफिनिटी डालोगे -90, ये भी -90, ये भी -90, तो -270 आ गया। tan इनवर्स इंफिनिटी 90 आता है ना, बट सबके साथ माइनस साइन लगा है तो -90 आएगा विजय भाई। समझे क्या? चल अब एक होता है बेटा और
पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर का मतलब होता है जिसका हर फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड सेम आ जाए बट उसका फेज बदल सकता है। क्या सेम आ जाए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आ जाए। ऐसा फिल्टर बनाने के लिए जहां पे आपका सिग्नल से जो ट्रांसफर फंक्शन बना है, वेद व्यास बेटा ऑडियो पे आओ, क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, तब मैं आपसे बात करता हूं। पता नहीं कहां तुम पहुंच गए हो, एनर्जी सिग्नल पे आओ। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा कि फेज जो है फेज फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर सकता है बट द ट्रांसफर फंक्शन मैग्नीट्यूड वो हर फ्रीक्वेंसी पे सेम आना चाहिए। यानी अगर इसका बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाओगे दैट प्लॉट विल बी अ कांस्टेंट कर्व। इसके लिए कंडीशन ये होती है बेटा कि आपके पोल्स और जीरोस शुड बी मिरर इमेज अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस। जो आपके पोल्स और जीरोस है ना वो आपके मिरर इमेज होने चाहिए अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो अगर पोल -1/t पे है, जीरो 1/t पे है, ऐसे पोल अगर 1/t पे होता तो जीरो होता -1/t पे। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता था, जैसे देखो अगर यहां पे दो पोल होते तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे दो जीरोस होते। पॉइंट समझ रहे हो, ऐसा भी हो सकता था। तो जब भी आपके पोल्स और जीरोस होंगे दे विल ऑलवेज बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट इज द नेसेसिटी इन अ ऑल पास काइंड ऑफ अ फिल्टर। अब जैसे देखो यहां पे हमने लिया जीरो लिया राइट हाफ में 1 - st, पोल लिया लेफ्ट हाफ में 1 + st, जे ओमेगा में चले गए। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे बेटा मॉड ऑफ GH J ओमेगा 1 + ω² t², ये आ गया 1। एंगल अगर देखोगे न्यूमरेटर फोर्थ क्वाड्रेंट में -tan−1 ωt, डिनोमिनेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन उसका एंगल सब्ट्रैक्ट होगा -tan−1 ωt। तो टोटल एंगल कितना आ गया भाई -2 tan−1 ωt। अगर आपका डीसी गेन k हो जाए, अगर आपका डीसी गेन k हो जाए तो मैग्नीट्यूड जो आपका 1 आ रहा है ना 0 dB आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड dB में आ जाएगा 20 log k। ये जो मैग्नीट्यूड 1 आ रहा था ये बेसिकली किसके बराबर आता 0 dB के ना, लॉग में 1 डालोगे 0 ही मिलेगा। बट अगर आपका यहां पे डीसी गेन k होता तो 20 log k आता। तो जब आप इसका बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते हो ना ऑल पास फिल्टर का, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या होता है बच्चों, आपको एक कांस्टेंट ग्राफ मिल जाता है which has a magnitude of 20 log k। और अगर फेज की बात करें बच्चों, अगर फेज की बात की जाए फेज आपका, आप ये देखिएगा फेज कितना आया, तो अगर आप ओमेगा को 0 डालेंगे तो फेज विल कम आउट टू बी 0, ओमेगा को इंफिनिटी डालोगे तो फेज विल कम आउट टू बी -180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आपका फेज वर्सेस लॉग ओमेगा। अब आप देखिएगा मिनिमम फेज सिस्टम में क्या हुआ, ये 0 से -90 गया। ऑल पास में क्या हुआ 0 से -180 जा रहा है, और नॉन मिनिमम फेज में क्या हुआ 0 से -270 जा रहा है। तो देख रहे हो तीनों का जो फेज है वो अलग अलग होता है। नॉन मिनिमम फेज वाले का ना सबसे ज्यादा फेज का चेंज आता है नॉन मिनिमम फेज में, सबसे कम किस में आता है मिनिमम फेज में। अब समझ गए मिनिमम फेज को मिनिमम फेज क्यों बोलते हैं। ये चीज मैंने ना मिनिमम फेज की तुम्हें पहले भी बताई थी कि सारे पोल और जीरो राइट हाफ में होने, सॉरी लेफ्ट हाफ में होने चाहिए, लेकिन तब मैंने बोला था कि मैं इसका नाम मिनिमम फेज क्यों कह रहा हूं ये तुम आगे चल के समझोगे।
वो तुम्हें अब समझ आ जाना चाहिए। ये वाला पहला ग्राफ किसका हुआ? मिनिमम फेज का हुआ। ये ऑल पास का हुआ। और तीसरे वाला किसका हुआ? नॉन मिनिमम फेज। ठीक है, लेकिन ये ऑल पास के बारे में यार याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे गेट में अक्सर सवाल पूछ लेते हैं। इफ पोल राइट हाफ में गया तो क्या अनस्टेबल सिस्टम का फिल्टर बना सकते हैं? बेटा वैसे भी अभी मैं ओपन लूप सिस्टम ले रहा हूं आभाष भाई, ओपन लूप सिस्टम ले रहा हूं अगर मैं, तो बेसिकली आप क्लोज लूप की स्टेबिलिटी पे अभी तो कमेंट नहीं कर पाओगे। कंफ्यूज इन नॉन मिनिमम फेज अबाउट स्टेबिलिटी विद 1 0 इन राइट हाफ। विक्रम भाई अगर 0 राइट हाफ में जा रहा है तो उससे स्टेबिलिटी पे असर थोड़ी पड़ता है, स्टेबिलिटी ओनली डिपेंड्स ऑन पोल्स। नॉन मिनिमम फेज शिफ्ट हुआ क्या सर? ये बेटा ये भी नॉन मिनिमम फेज का ही एक टाइप हो गया। ऑल पास जो हुआ ना, ये भी एक तरह से नॉन मिनिमम फेज ही है, बिकॉज इसका 0 राइट हाफ में। इट इज द वन टाइप ऑफ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। ठीक है, और आप पता है ये भी लिख सकते हो, देखो जैसे आपका नॉन मिनिमम फेज वाला था, ऐसे था ना, देखो ये नॉन मिनिमम था ना, आप चाहो ना तो इसको दो में तोड़ सकते हो। आप 1 प्लस ST1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये जो पहला टर्म आ रहा है बेटा, ये पहला टर्म कहलाएगा ऑल पास, और ये जो दूसरा आ रहा है ये आ रहा है मिनिमम फेज। तो आप ये कह सकते हो ना, एक नॉन मिनिमम फेज को आप ऑल पास और मिनिमम फेज में तोड़ सकते हो। एक नॉन मिनिमम फेज को आप एक ऑल पास और एक मिनिमम फेज के अंदर तोड़ सकते हो। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है? अब देखो अगर बोर्डे प्लॉट बनाते हो बेटा, आपका ये नॉन मिनिमम फेज वाला आ गया, आपका ये नॉन मिनिमम फेज वाला आ गया, और ये आपका मिनिमम फेज वाला आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही आ रहा है। हाँ, एटलीस्ट 1 पोल या 0 राइट हाफ में होगा तो इट विल बी नॉन मिनिमम फेज। अब आप देखो पूरा आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, सेम आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड सेम आता है मिनिमम और नॉन मिनिमम फेज का, लेकिन आपका फेज डिफरेंट आता है। आप समझ रहे हो? अगर आप दो ऐसे सिस्टम लेते हो जिसका एक 0 या एक पोल आपने राइट हाफ में भेज दिया, पहले सब लेफ्ट हाफ में थे, मान लो पहले सारे लेफ्ट हाफ में थे, फिर आपने एक 0 को अचानक से राइट हाफ में भेज दिया, तो उससे मैग्नीट्यूड पे असर नहीं पड़ेगा, असर सिर्फ किस पे पड़ेगा? आपके फेज पे। तो मिनिमम और नॉन मिनिमम फेज का अगर बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट देखा जाए तो सेम आएगा, लेकिन क्या डिफरेंट आएगा? फेज प्लॉट। अब ये बड़ी दुविधा हो गई, दो अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन का सेम मैग्नीट्यूड प्लॉट मिलेगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? कौन सा ग्राफ बताओ? विकास भाई कौन सा ग्राफ नहीं समझे? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा था 20 लॉग के, कांस्टेंट बना दिया। फेज आ रहा है 2 tan इनवर्स, 0 से -180 जा रहा है, tan इनवर्स का ग्राफ बनाया जो 0 से -180 जा रहा हो। ये tan इनवर्स का माइनस tan इनवर्स का स्टैंडर्ड ग्राफ है। tan इनवर्स का ग्राफ जाता है 0 से लेके 90 तक, तो माइनस tan इनवर्स का जाता है 0 से -90 तक। 2 tan इनवर्स का जाएगा 0 से -180, और जो 270 तक जा रहा था वो 0 से -270। ये मिनिमम फेज और नॉन मिनिमम फेज का तो पहले भी दिखाया था ना ग्राफ, देखो ये मिनिमम फेज का था 0 से -90 जा रहा था, ठीक है, ये नॉन मिनिमम फेज का था 0 से -270 जा रहा था। यहां पे आपका जब ऑल पास का आया तो 0 से -180 तो आ रहा है, 2 tan इनवर्स में रखोगे 0, तो tan इनवर्स 0 इज 0, tan इनवर्स इंफिनिटी इज 90, 90 इंटू -2 इज -180, तो ये ग्राफ 0 से -180 जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें?
हाँ भाई, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बड़ी मुसीबत हो गई बेटा, दो अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन का सेम मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा। तो अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट दे दूं तो आप ये नहीं मुझे बता सकते हैं कि एक किस ट्रांसफर फंक्शन का होगा। करेक्ट बात है। तो देखो, if Bode magnitude plot is given and transfer function has to be recovered, non-unique transfer function might exist। कैसे? मिनिमम और नॉन मिनिमम। भाई आपके सारे पोल और जीरो लेफ्ट हाफ में, ये तो आपने बना लिया। अब इनमें से कोई राइट हाफ भी तो हो सकता था। मान लो जीरो राइट हाफ में होता, ये वाला पोल राइट हाफ में होता, ये वाला पोल राइट हाफ में होता, तीन में से दो राइट हाफ में होते, तीनों के तीनों राइट हाफ में होते, मैग्नीट्यूड को कोई असर नहीं पड़ता भाई। मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता किसी भी टाइप का। तो आप ये बात को समझिएगा, अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट दे दूं, आप इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन तो लिख सकते हो, लेकिन दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, दिस इज जस्ट वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। आप कैसे कह सकते हो कि सारे पोल और जीरो लेफ्ट हाफ में है, क्योंकि अगर इनमें से कोई राइट हाफ में गया भी तो भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो आप समझ रहे हो, मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ये मिनिमम वाला तो बेटा यूनिक होता है, लेकिन नॉन मिनिमम में कई सारी पॉसिबिलिटी हैं। अगर आपके पास तीन है, दो पोल और एक जीरो, तीनों बारी बारी से राइट हाफ में जा सकते हैं, तीन में से कोई दो राइट हाफ में जा सकते हैं, तीन में से तीन राइट हाफ में जा सकते हैं, ऐसे करके ना छह पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो नॉन मिनिमम फेज में छह ट्रांसफर फंक्शन आप बना पाओगे। तो एक तो मिनिमम का बन गया, छह नॉन मिनिमम के बन गए। तो एक बोडे प्लॉट से सात ट्रांसफर फंक्शन आप बना सकते हो, अगर दो पोल और एक जीरो है। सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां दो पोल और एक जीरो है, या ये कह दो जो तीन टर्म से बना है। तीन से अधिक टर्म होंगी और पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पॉइंट इज कि आप मैग्नीट्यूड प्लॉट देख के ट्रांसफर फंक्शन नहीं बता सकते। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट दोनों दिया है तब आप बता सकते हो, क्योंकि फेज प्लॉट से आप पहचान लोगे मिनिमम और नॉन मिनिमम। ठीक है, नॉन मिनिमम। और अगर बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है एक मिनिमम फेज सिस्टम का, तो ना तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लैग हो सकता और ना ही उसमें नॉन मिनिमम फेज हो सकता, तब आपका मैग्नीट्यूड या फिर आपका ट्रांसफर फंक्शन यूनिक आ जाएगा। अगर मिनिमम फेज सिस्टम का दिया हुआ है ना, तो देन ट्रांसफर फंक्शन विल कम आउट टू बी यूनिक। आप समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में एक्चुअली लिखा होना चाहिए कि भाई हम मिनिमम फेज का निकलवा रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर ये बात लिखी होनी चाहिए हम मिनिमम फेज का निकलवा रहे हैं, वरना एक ही मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए आपके पास अलग अलग ट्रांसफर फंक्शंस आ सकते हैं। सेम मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन आ सकते हैं। देखो यहां पे हमको जो है ना, इस वाले को जाने दो, इसका कोई फायदा नहीं है। इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, एक सेकंड ऑर्डर का मैंने आपको बोडे प्लॉट दिखाया है। इसका डैम्पिंग रेशो मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इसका डैम्पिंग रेशो। चलो फटाफट सवाल बनाओ। क्लियर हुआ भाई सभी को? मिनिमम फेज नॉन मिनिमम फेज। तो आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ना, तो मिनिमम फेज कायदे से गेट में लिख के देना चाहिए, वरना एक कंट्रोवर्सी हो सकती है बेटा कि ये नॉन मिनिमम भी तो हो सकता था। इवन अगर वो स्टेबल लिख देता है ना, तो स्टेबल का मतलब बस इतना होता है कि सारे पोल लेफ्ट हाफ में होंगे, जीरोस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर उसने सवाल में ये भी लिख दिया ना कि ये बोडे प्लॉट है एक स्टेबल ट्रांसफर फंक्शन का, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, तो आप बस इतना कह पाओगे कि मेरे सारे पोल लेफ्ट हाफ में। आप जीरोस पे कमेंट नहीं कर पाओगे। जीरोस हो सकते हैं राइट हाफ में, स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी।
बेटा लेकिन अगर डीसी गेन होगा तो फर्क आ जाएगा ना आशुतोष, कल हमने डीसी गेन 1 लेके रखा था, समझ रहे हो, कल हमने डीसी गेन 1 लेके रखा था, अगर डीसी गेन के आ गया तो ओवरऑल ग्राफ ही आपका 20 लॉग के से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तब तो आप ये नहीं कह सकते कि जीटा ग्रेटर देन हाफ के लिए ही ये बनेगा। देखो इसको कैसे करोगे, ये क्लियर है, ये हमें सेकंड ऑर्डर सिस्टम का दे रखा है। अब हमें तो नहीं बोला ना डीसी गेन सिस्टम है, ये होता है। तो यहां पे बेटा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, 2 जीटा ओमेगा एन, और ये टाइप 1 होने के कारण इनिशियल स्लोप है -20। तो ये जो है ना, ये जहां पे कर्व आपका स्लोप बदल रहा है, ये 2 जीटा ओमेगा एन की फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसीलिए 2 जीटा ओमेगा एन हमने मार्क कर दिया। अब हमको क्या दिख रहा है कि ये ओमेगा एन पे 0 भी चला जा रहा है, ओमेगा एन पे इसका मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि यार अगर आप देखिएगा, आप लेंगे 0 से लेके 2 जीटा ओमेगा एन तक, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा भाई, के ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे 2 जीटा ओमेगा एन के सामने आप एस को इग्नोर करेंगे, के ओमेगा एन तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के ओमेगा एन बाय 2 जीटा, ये आएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आएगा। अब पॉइंट 1 पे दिखा रखा है 32 डीबी, पॉइंट 1 पे दिखा रखा है 32 डीबी। मैंने बस अप्रोक्सीमेट किया है बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन तो आप लोग समझते हो। 1.6 आ जाएगा, 10 की पावर 1.6 इज 40, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मुझे डीसी गेन 1 नहीं बोला ना, इसीलिए मैंने यहां पे के ले रखा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहां पे देखिए भाई, यहां पे 18 डीबी दिखा रखा है इसने हमको, कि मैग्नीट्यूड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे 18 डीबी, तो मैं कहूंगा कि -20 का स्लोप है, विच इज 18 माइनस 32 लॉग ऑफ 2 जीटा ओमेगा एन माइनस लॉग ऑफ 0.1, तो ये हो गया 14, 14 by 20 will be 0.7, टू जीटा ओमेगा एन कितना हो गया भाई, 0.7 0.50118, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, अब ओमेगा एन पे आपका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है 0 डीबी है,
20 log k इज 0 dB, तो आप कह सकते हो k इज 1। तो k तो यहां से 1 आ गया, ओमेगा एन पे 0 dB दे रखा है, ठीक है, ओमेगा एन पे 0 dB दे रखा है, s/2 जीटा ओमेगा एन, उससे 1 कैसे कह दोगे कि आपका डीसी गेन 1 है? तो यहां से k मेरा 1 आ गया। अभी आगे सुनो, अगर k 1 आ जाता है तो मेरे पास है ओमेगा एन बाय जीटा इज 8 एंड 2 जीटा ओमेगा एन इज अप्रोक्सीमेटली 0.5। मल्टीप्लाई अगर करोगे .17677 आ रहा है यार, तो बी आ गया क्लोजेस्ट ऑप्शन। अब बोलो भाई विक्रम, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में भी आपका डीसी गेन 1 आएगा, वो तो आप तभी पता लगा पाओगे ना बेटा जब आप ये करोगे कि ओमेगा एन पे आपका मैग्नीट्यूड 0 है, उसी से तो पता लगाओगे कि आपका के 1 आना चाहिए। बोलो, उसी से तो मालूम चलेगा जब आपका s ग्रेटर देन 2 जीटा ओमेगा एन जाएगा, जब आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के आगे जाओगे तो आप ये 2 जीटा ओमेगा एन इग्नोर करोगे, तो यहां पे एस स्क्वायर बन जाएगा, एस स्क्वायर और ऊपर है के ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, ओमेगा एन डालो बना के, तो यहां से के आ जाएगा 1, के आपका आ जाएगा 1। चलो अगला देखना जरा, एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन प्लॉट दिखा रखा है आपको, ट्रांसफर फंक्शन मांग रहा है। चलिए बोर्डे प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन, अब देखो यहां पे आप देख सकते हो सारे ऑप्शन आपके मिनिमम फेज वाले हैं, और क्वेश्चन में भी लिखा है मिनिमम फेज सिस्टम, यानी सारे पोल 0 लेफ्ट हाफ में लेने हैं, सारे पोल और 0 आपको लेफ्ट हाफ में लेने हैं। के ओमेगा एन बाय जीटा 15.8 आएगा, कौन सा ये, कैसे बेटा, 10 की पावर 1.6 बन रहा है, ये 2, ये आ गया 5, 10 की पावर 1.6 40 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करूंगा 8 ही तो बन रहा है। मेरे को लग रहा है तुम ये 2 खा गए हो, नीचे 2 भी था, क्योंकि तुम एग्जैक्टली डबल बता रहे हो। आया भाई इसका आंसर? सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं डी। देखो यार, इनिशियली इसका स्लोप है -40, तो ये तो हो गया टाइप 2, ठीक है, फिर यहां पे स्लोप में चेंज आ रहा है -20 का, ये हो गया पोल, स्लोप में चेंज आ रहा है +20 का, हो गया 0, स्लोप में चेंज आ रहा है -20 का, ये हो गया पोल, ठीक है। तो आपका यहां से सी या तो डी हो सकता है भाई, आपने ऐसे लिख लिया के बाय एस स्क्वायर, आपने टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख लिया, लेट अस से 1 + s/2, ठीक है, 1 + s/5, 1 + s/25। अब पॉइंट 1 पे दिखा रखा है 54 dB, एट s = 0.1 गेन इज 54 dB। अब पॉइंट 1 पे जरा अप्रोक्सीमेट कीजिएगा भाई, पॉइंट 1 पे अप्रोक्सीमेट कीजिएगा, 5 से छोटा है भगा दो s को, s स्क्वायर तो रहेगा ही, 2 से छोटा है s को भगा दो, 25 से भी छोटा है,
तो k बाय 0.01, 100k, 20 log 100k is 54। ये आ रहा है k अप्रोक्सीमेटली 5। k एक बार 5 आ गया ना, तो अब आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, क्योंकि ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हैं। कैसे करोगे? एलसीएम लेके करोगे ना। कैसे करोगे? एलसीएम लेके करोगे। 50 आ गया, 5 आ गया, 10। तो एलसीएम अगर लोगे s + 5, डी, डी आ गया भाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। ये बोर्डे प्लॉट दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन मांग रहा है। यहां पे ना इसको स्लोप भी देना चाहिए। चलो ये बनाओ। आया भाई इसका आंसर? देखो यहां पे अगर देखें तो यहां से स्लोप में -20 का चेंज आया, ये हुआ एक पोल। यहां पे +20 का चेंज आया, ये हुआ 0। फिर +20 का चेंज आया, ये हुआ 0। फिर -20 का चेंज आया, ये हुआ पोल। ये हो गया। अब भाई ω1 ω2 कैसे निकालें? स्लोप से निकालिए। ये कह रहा है -20 dB पर डेकेड। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूं, ω1 जो है 10 आना चाहिए। कैसे सर? बोल रहा है भैया एक डेकेड में 20 dB घटता है। एक डेकेड में 20 dB घटता है, और घट भी 20 dB ही रहा है। देखो 20 dB पर डेकेड का मतलब 20 dB घटेगा एक डेकेड में, और घट भी कितना रहा है? 0 से -20 यानी 20। तो यानी फ्रीक्वेंसी में एक डेकेड होना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी में एक डेकेड होना चाहिए, यानी फ्रीक्वेंसी शुड बिकम 10 टाइम्स। खत्म। ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो y एक्सिस में चेंज आ रहा है 20 dB का आ रहा है, और ये स्लोप कह रहा है 20 dB का घाटा आता है, बट एक डेकेड में। यानी x एक्सिस पे क्या होना चाहिए? एक डेकेड। एक डेकेड अगर होगा आपका तो क्या होगा? 10 टाइम्स हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब ऐसे इधर देख लो, +20 वाले में स्लोप, +20 वाले में गेन हो गया -20 से 0, log 1000 माइनस log ω2। तो ω2 विल कम आउट टू बी 100। ठीक है, यहां पे भी आप ऐसे ही सोच सकते हो। ये कह रहा है 20 dB बढ़ेगा एक डेकेड में, और 20 dB बढ़ गया। 20 dB आपका बढ़ गया -20 से 0। तो यानी ये एक डेकेड होना चाहिए, तो ω2 शुड बी 10 टाइम्स स्मॉलर। तो ω2 100 आना चाहिए। एक डेकेड का मतलब यही तो है कि दो फ्रीक्वेंसी में 10 का फैक्टर बने। अब आप देखिए, यहां पे आप ट्रांसफर फंक्शन लिखिए। पहले जीरोस देखिए, 10 पे है, और जीरोस कहां पे है बेटा? 100 पे है। पोल कहां कहां पे है? पोल है आपका 1 पे,
और 1000 पे। तो देखो यहीं से मिल जाएगा आंसर, तो 0.1 और 0.01, यही आ गया ए। पोल और जीरो से ही मिल गया ए, ठीक है। और वैसे अगर आप के निकालना चाहें तो सर के कैसे निकालें, यहां पे बेटा आपका डीसी गेन 0 होगा, डीसी गेन शुड बी 1, या फिर आप कह दो 0 dB। आपको दिख रहा है ना, छोटी फ्रीक्वेंसी पे 0 dB दिखा रखा है, तो डीसी गेन आपका 1 होना चाहिए। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में के इज द डीसी गेन विच मस्ट बी 1। आप ग्राफ में देखो, आपको डीसी गेन नजर आ रहा है 0 dB है, यानी कि 1 है, यानी कि आपका के मस्ट बी 1। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जो के होता है वही आपका डीसी गेन होता है, ठीक है। हाँ जी, आप मिनिमम फेज सिस्टम हैज m पोल्स एंड n जीरोस, तो इंफिनिटी पे जाके फेज एंगल कितना होगा, इंफिनिटी पे जाके फेज एंगल कितना होगा। फटाफट, इजी क्वेश्चन है ये बहुत। व्हाट विल बी द फेज एंगल एज ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या है भाई, बी, यस। देखो एट इंफिनिटी each pole contributes -π/2, each zero contributes +π/2। तो टोटल फेज कितना होगा बेटा, आपके पोल्स ने कंट्रीब्यूट किया -π/2 और आपके जीरोस ने कंट्रीब्यूट किया +π/2। और इसने पता है ऐसा क्यों बोला है मिनिमम फेज, कि सारे के सारे लेफ्ट हाफ में है, सारे के सारे आपके लेफ्ट हाफ में, इसीलिए इसने बोला है, ठीक है। क्लियर है भाई, ये बी आएगा। चलो बहुत बढ़िया, बी निकाले हो तो ये वाला सॉल्व करो भाई, ये वाला सॉल्व करो फटाफट से। द मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ ω1, ω2 एंड m इन dB। ω1, ω2 और m बताना है, m भी dB में बताना है, करिए। आया भाई आंसर, स्लोप से फटाफट कर दो यार इसको। चलो मैं इसे बनाऊं भाई, देखो इसको करने के ना दो रास्ते हैं, यहां पे देखिएगा।
ये 20 से 26 में 6 dB है, तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि जो स्लोप है 20 इट इज इक्वल टू 6 dB बाय log ओमेगा 1 माइनस log 10। अब 6 dB को अगर 20 से डिवाइड करोगे 0.3 log ओमेगा 1 बाय 10। तो अब आप 10 की पावर 0.3 लिखोगे तो ओमेगा 1 आ गया आपका ना 20, क्योंकि 10 की पावर 0.3 2 होता है। वरना पता है इसको करने का एक तरीका और होता, इस स्लोप को आप लिखते 20 dB पर डेकेड माने 6 dB पर ऑक्टेव। ठीक है, 20 dB पर डेकेड इज इक्वलेंट टू 6 dB पर ऑक्टेव। अब बेटा y में जब 6 dB का चेंज आया, स्लोप कहता है 6 dB का चेंज एक ऑक्टेव में आता है, एक ऑक्टेव में 6 dB का चेंज आता है, और y में 6 dB का ही चेंज आ रहा है। y में अगर 6 dB का चेंज आ रहा है और 6 dB का चेंज एक ऑक्टेव में आना चाहिए, तो दिस शुड बी 1 ऑक्टेव। 1 ऑक्टेव का क्या मतलब है, देखो ऐसे भी आ गया, समझे? मुझे कैसे पता सर ऐसे भी करना है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि 6 dB दिखा तो मेरे दिमाग में क्या है 6 dB पर ऑक्टेव वाला फंडा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे आप गए हो 26 से 0, तो y में कितना चेंज आया है -26 का, तो स्लोप है आपका -20 का। आप 0 जा रहे हो 26 से, log ओमेगा 2 माइनस log ओमेगा 1, तो ये 1.3 आ गया, log ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इस 10 की पावर 1.3। 10 की पावर 1.3 होता है बेटा 20, तो ओमेगा 2 हो गया 20 ओमेगा 1, दैट इज 400। अब यहां से यहां जाना है तो कितना चेंज आ रहा है बेटा, -m का log 1000 माइनस log ओमेगा 2, सॉरी m का चेंज आ रहा है ना, 0 से m पे आए हैं, -20 1000 बाय ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 डाल दो ना यहां पे 400, ओमेगा 2 यहां पे 400 डाल दो भाई, log 2.5 ये 8 आ जाएगा, -8 dB। समझे स्लोप का यूज कैसे करना है? तो डी आ रहा है, आंसर इज डी। ठीक है, क्लियर हुआ भाई स्लोप का यूज कैसे करना है? चलो आगे के क्वेश्चन। अच्छा ये वाला बना दो, नॉन मिनिमम फेज इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर फंक्शन। नॉन मिनिमम फेज कौन सा होता है बेटा, नॉन मिनिमम फेज कौन सा होता है? नेहा बेटा क्या नहीं समझे, देखो यहां पे आपका 6 dB का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, और इसका स्लोप है 20 dB पर डेकेड, नहीं तो आप ऐसे कह लो 26 माइनस 20 दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स में आप लॉग करके लिखते हो ओमेगा 1 माइनस 10, ये स्लोप हो गया। 20 को 6 के नीचे ले गए 0.3 हो गया, log a माइनस log b इज log ऑफ a बाई b। एंटी लॉग लेते हुए 10 के बेस पे 10 की पावर 0.3 इज ओमेगा 1 बाय 10, ओमेगा 1 बाय 10 10 की पावर 0.3 हुआ 2, तो ओमेगा 1 आ गया 20। ठीक है, ओमेगा 1 आ गया 20। अब यहां से यहां तक देखिए ओमेगा 2 तक जाना है, आप जा रहे हो बेटा 26 dB से 0 dB पे, 26 dB से 0 dB पे जा रहे हो, और इसका स्लोप कितना है -20, तो -20, और नीचे क्या लिखोगे log ओमेगा 2 माइनस log ओमेगा 1 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो यहां से ओमेगा 2 आ गया। अब इस वाले रीजन पे आ जाओ, ओमेगा 2 से 1000 जाते हुए आपका मैग्नीट्यूड जा रहा है 0 से m, तो y में चेंज आया m माइनस 0 डिवाइडेड बाय x में log 1000 माइनस log ओमेगा 2 इज -20, ये लाइन का स्लोप भी -20 ही है, तो m कितना आ गया -20 log ऑफ 1000 बाय ओमेगा 2,
ओमेगा टू 400 आया था, यहां पे डाल दिया तो ये आ गया -8 dB। बस यहां पे बेटा अगर आपको चूज करना है, यू शुड चूज ए। वाई? बिकॉज दिस विल मेक द सिस्टम अनस्टेबल। सी ऑप्शन चुनोगे ना तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ए चुनना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। वैसे यही वाला तो अभी हमने किया, यही वाला तो हो गया 26, और फिर ये 0 जा रहा था 400। हाँ ये वाला तो हो गया ना, ये तो रिपीटेड है। चलो क्लियर हो गया ना। चलिए फिर